अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 9 माह पहले इसराइल और ईरान की 12 रोज़ा जंग के बाद आज अमेरिका और इसराइल ने मिलकर एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया है, जिसका ईरान की जानिब से भी सख्त जवाब दिया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि 9 माह पहले जो वजह बताकर, यानी ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकने की वजह बताकर हमला किया गया था और हमले के बाद ईरान की एटमी सलाहियत को मुकम्मल तबाह करने का दावा भी किया गया था, आज एक बार फिर वही बहाना बनाकर ईरान पर दोबारा हमला कर दिया है। मगर माजी के बरक्स अमेरिका और इसराइल दोनों ने यह भी वाजे कर दिया है कि इस बार जंग का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत खत्म करने के साथ साथ रिजीम चेंज और ईरानी अवाम को आज़ादी दिलाना है। जबकि अमेरिका और इसराइल ये इंदिया भी दे चुके हैं कि ये जंग कई रोज तक जारी रह सकती है। जबकि जवाब में ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी बेसेस और बराह रास्त इसराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और ईरान का दावा है कि इस बार अमेरिका और इसराइल को तारीखी सबक याद दिलाया जाएगा। अहम बात यह कि जून 2025 की तरह इस बार भी ईरान पर हमलों की जो टाइमिंग है वो बहुत अहम है, क्योंकि पिछली बार इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया था उसके 3 रोज बाद अमेरिका और ईरान के ओमान में मुज़ाकरात का छठा दौर शेड्यूल था। जबकि इस बार भी ईरान पर हमला उस वक्त किया गया है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जुमेरात को ही खत्म हुआ था और पीर को तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होने थे। और कल रात ही ओमानी वजीर खारजा का यह अहम बयान सामने आया था कि ईरान यूरेनियम की अफजोदगी को मुकम्मल सिफर करने पर राजी हो चुका है और इसके साथ यूरेनियम का जखीरा भी खत्म करने पर राजी हो गया है। और अगर अमेरिका वाकई ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से बाज रखना चाहता है तो यह मसला हल हो गया है। मगर इस अहम पेशरफ्त के बावजूद अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर हमला कर दिया, जिससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान से होने वाले मुज़ाकरात सिर्फ एक ढोंग थे और अमेरिका पहले ही इसराइल की ख्वाहिश पर ईरान पर हमला करने का फैसला कर चुका था। वाज़ेह है कि पेंटागन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया है, जिसके तहत अमरीका ने दारुल हुकूमत तेहरान, अस्फहान, शिराज, कुम, कराच और करमानशाह समेत न सिर्फ ईरान के कई शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया है, बल्कि इन हमलों में खास तौर पर ईरान की सियासी और फौजी क़यादत को भी कत्ल करने की कोशिश सामने आई है। इसी तरह इसराइल ने भी अमरीका के शाना बशाना ईरान के खिलाफ कार्रवाई को ऑपरेशन रोरिंग लाइन का नाम दिया है। और इस मुश्तरका ऑपरेशन में अब तक ईरानी सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खमेनी, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियां और साबिक ईरानी सदर अहमदी निजाद की रहाइश गाहों और सरकारी कंपाउंड को निशाना बनाया गया है। जबकि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक हमलों में पासदाराना इनकलाब के कमांडर अहमद वाहिदी और ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी को भी निशाना बनाया गया है। ताहम ईरानी हुकाम ने रॉयटर्स को बताया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर तेहरान में मौजूद नहीं है और उन्हें महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि इसराइली न्यूज़ चैनल 12 ने इसराइली ज़राए का हवाला देकर रिपोर्ट किया है कि इसराइल को ईरान की क़यादत के खिलाफ हमलों में बड़ी कामयाबी मिली है। ताहम अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि ईरानी सदर समेत सीनियर ईरानी रहनुमा इस वक्त कहाँ और किस हाल में है। इसके अलावा अमरीकी और इसराइली फ़िज़ाई कार्रवाई में ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस और एटॉमिक एनर्जी के दफातरों पर हमले की भी तस्दीक हुई है। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के शहर मनाब में इसराइली हमले में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया गया, जिसमें 51 अफराद जहाँ बाग हुए हैं। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी सुप्रीम लीडर की रिहाइशगाह पर हमले की तस्वीर भी जारी कर दी हैं, जिसमें रिहाइशगाह की मुकम्मल तबाही देखी जा सकती है। अहम बात यह कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 1 माह से ईरान को धमकियों और डील के जरिए तनाज़ा का हल निकालने के दावों के बाद आज सुबह अचानक ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका और दूसरों के लिए खतरा है। हम ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री तबाह करेंगे, ईरान के बहरिया को खत्म किया जाएगा। पासदाराना इनकलाब के गार्ड्स हथियार डाल दें वरना यकीनी मौत का सामना करना पड़ेगा। United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere.
When we are finished, take over your government. It will be yours to take. अमरीकी सदर कह रहे थे कि ईरानी अवाम अपने घरों में रहें, जब हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे तो इक़्तिदार पर कब्जा कर लें। यानी वो वाज़े तौर पे ईरान में रिजीम चेंज की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। इसी तरह इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रोरिंग लाइन का ऐलान करते हुए हुकूमत की तब्दीली को जंग का वाज़े मकसद करार दिया। אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאו ישראל וארצות הברית למערכה משותפת, מבצע שאגת הארי. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן. בשעה זו תוקף צה"ל מטרות של משטר הדיכוי, מתקנים של משמרות המהפכה והבסיס, ויחד עם צבא ארצות הברית, אתרי טילים בליסטיים שמאיימים הן על ישראל והן על כוחות ארצות הברית. इसराइली वज़ीर आज़म कह रहे थे कि ये ऑपरेशन ईरानी लोगों के लिए तकदीर को अपने हाथ में लेने के हालात पैदा करेगा, जबकि एक इसराइली ओहदेदार ने भी एक्सियोस को बताया है कि इसराइल की फौजी हिकमत अमली का मकसद ऐसे हालात पैदा करना है जो हुकूमत के खात्मे का बायस बने। इसी सूरत हाल में ईरान के साबिक शहंशाह रजा शाह पहलवी के बेटे रजा पहलवी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम हतमी फतह के बहुत करीब हैं। उन्होंने ईरानी अवाम से दोबारा सड़कों पर निकलने की अपील करते हुए कहा कि मैं बहुत जल्द आपके दरमियान पहुंचता हूं ताकि हम मिलकर ईरान को वापस ले सकें और उसे दोबारा तामीर कर सकें। अमेरिका और इसराइल ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज कर चुके हैं, जिसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल हमलों के साथ ऑपरेशन फतेह खैबर का आगाज कर दिया है। ईरानी टीवी के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 75 मिसाइलों से हमला करके ऑपरेशन का आगाज किया है, जबकि खित्ते में मौजूद अमरीकी बेसिस को भी निशाना बनाया जा रहा है। अहम बात यह कि ईरान अब तक मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीका के अल दफरा एयरबेस, कतर में अल उदैद एयरबेस, कुवैत में अल सलीम एयरबेस और बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर पर हमले की तस्दीक समेत इराक के इलाके कुर्दिस्तान में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला कर चुका है। ईरान के इन मिसाइल हमलों को अक्सर मकामात पर फिजा में ही तबाह कर दिया गया है। ताहम बहरीन में ईरानी हमले में भारी नुकसान के मनाजिर सामने आ रहे हैं, जबकि इन हमलों पर ईरान के खलीजी मुल्कों से जो ताल्लुकात हैं वो भी बिगड़ने के खदशात पैदा हो गए हैं। सऊदी अरब ने अपने बयान में बहरीन, कतर, यूएई, उर्दन और कुवैत पर हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और रियासतों की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने के संगीन नताइज बरामद होंगे। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी ईरानी हमलों को खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार देते हुए जारियत का जवाब देने का बयान दिया है। इसी तरह कतरी वजीर खारजा ने भी अपने सरजमीन और बरादर ममालिक को निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए कहा कि हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। दूसरी तरफ रूस ने ईरान पर हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन ने अपने बयान में कहा है कि ईरान के साथ होने वाले तमाम मुज़ाकरात महज एक पर्दा थे। अमेरिका सिर्फ 250 साल पुराना है, जबकि फारसी सल्तनत की बुनियाद 2500 साल से पहले रखी गई थी। देखते हैं कि 100 साल बाद क्या होता है। इसके अलावा पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने भी ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची को टेलीफोनिक राब्ते में कशीदगी में फौरी कमी और सिफारतकारी की बहाली पर जोर दिया है। हम इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर साहब ने, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ दुरानी साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और पाकिस्तान के ईरान में सफ़ीर भी रह चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे थे कि एक तरफ तो यूएस और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात भी हो रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर बार बार ईरान को धमकियां भी दे रहे थे कि वो हमला कर देंगे अगर उनकी बात नहीं मानी गई। और आज हमने देखा कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया। मकसद क्या नजर आता है आपको? सिर्फ जो न्यूक्लियर हथियार है वो ना बनाए ईरान, जो बैलिस्टिक प्रोग्राम है उसको मुकम्मल तबाह करना, या जिस किस्म के बयान आ रहे हैं उससे वाज़ेह तौर पे लगता है कि अब हदफ ईरान में रिजीम चेंज ही है? देखें, जो थोड़े दिन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इजराइल का दौरा था, उस दौरे से एक दिन पहले जो नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसने कहा था कि वो शिया एक्सट्रीमिस्ट्स और सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा रीजनल अलायंस बनाने जा रहा है। और फिर मोदी जो है वो इजराइल पहुंच गए और फिर उन्होंने भी कुछ इसी किस्म का बयान दिया। तो वो एक खुली इंडिकेशन थी कि इजराइल और अमेरिका मिलकर न सिर्फ ईरान पर हमला करेंगे, बल्कि इसके बाद इंडिया और इजराइल मिलकर कुछ और ममालिक जो हैं, जिनमें पॉसिबली पाकिस्तान भी शामिल है, उनके खिलाफ भी जारहियत का इर्तिकाब करेंगे। देखिए, शिया एक्सट्रीमिज्म का मतलब है कि वो ईरान को टारगेट कर रहे हैं। सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट का अगर वो जिक्र कर रहे हैं तो वो कोई भी अरब मुल्क या पाकिस्तान या कोई भी मुस्लिम मुल्क हो सकता है। तो मुझे तो इसमें कोई शक नहीं था जब शर्मुल शेख में पिछले साल
एक सो कॉल्ड किस्म का अमन माहिदा हुआ और फिर हमास और इसराइल के दरमियान सीज फायर हुआ, तो उसके बाद के जो हालात वाक़यात थे, इसराइल मुसलसल उस सीज फायर की खिलाफवर्जी कर रहा था। तो ये सबको पता था कि जो दोबारा टॉक्स की जा रही हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ईरान के दरमियान, उसमें ओमान को भी डाला गया। वो सारा एक डिसेप्शन था, फ्रॉड था, धोखा था, और इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला करना ही करना था। और अब मुझे लगता है कि इसके बाद जो अगला मरहला है उसमें इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ड्रामा करेंगे या कोई एक किसी जारहियत का इर्तिकाब करेंगे, क्योंकि अगर ईरान में रजीम चेंज होती है तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ उसके बाद ईरान टारगेट नहीं होगा, उसके बाद पाकिस्तान भी टारगेट होगा। और अफगान तालिबान को भी याद रखना चाहिए कि ट्रंप की नज़र बगराम एयरबेस पर भी है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है फिलहाल अपने एक दूसरे के साथ मामलात जो हैं वो सेटल कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। तो अब गेंद जो है वो अफगान तालिबान की कोर्ट में है। वो देख लें कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जो इसराइल का और इंडिया का मुश्तरका अमेरिका का जो अग्रेशन है उसका हिस्सा बनना है, या फिर उन्होंने पाकिस्तान के साथ सीज फायर करना है। सही। आसिफ दुरानी साहब, एक तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे, क्या ये महज ढोंग थे? क्योंकि पहले भी जब हमने देखा 9 माह पहले इसराइल ने हमला किया ईरान पर, तो उस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे थे। 3 दिन बाद जो है वो ओमान में उनके मुज़ाकरात तय थे। और अभी भी हमने देखा कि ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने कल ही एक इंटरव्यू में ये कहा है कि ईरान तो तैयार है, तमाम जो उनकी शराइत है कि जो न्यूक्लियर अफजूदगी है उसको आप ज़ीरो कर दें, स्टॉक पाइलिंग भी अपनी ख़त्म कर दें, उस पर वो तैयार हो गए थे। फिर इस हमले की वजह क्या नजर आती है? और आपको लग रहा है कि क्या संजीदा कोशिश है रजीम चेंज की? और क्योंकि आपने सर्व भी किया है ईरान में, तो क्या इतना आसान लग रहा है कि रजीम चेंज हो जाएगी वहां पर? जी शुक्रिया। आमिर मीर साहब ने बड़े अच्छा तफसील से उससे कन्विंसिंग तरीके से बताया। ये यकीनन एक डिसेप्शन था। ये मुज़ाकरात जो है उन्होंने उसको धोखा करके उसके आड़ में उन्होंने आगे उसको किया। और फिर ये भी आपने वजह फरमाया क्योंकि खुद ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भी उन्होंने कहा कि डायलॉग हैज़ प्रोग्रेस वेल, और ये अगले दौर के भी वो एग्री कर चुके हैं कि वो होना था, और उसमें फिर IAEA के साथ भी बातचीत होनी थी। ये तमाम चीज़ें हैं, तो वो एक हौसला अफजा बात सामने नज़र आ रही थी। लेकिन ये अचानक हमला जो है ये आई थिंक इट वाज प्री प्लान्ड, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें जो रिजीम चेंज जो ऐसा आपने जिक्र किया वो बिल्कुल वो उनका हदफ है। पहले जब इन्होंने जून में ये हमला किया था उस वक्त भी हदफ यही था रिजीम चेंज। और जहाँ तक रिजीम चेंज का ताल्लुक है तो वो तो फ्रॉम डे वन अमेरिका का हदफ यही था कि मुल्लाओं से वो जो है उनको डिपोज कर दें। लेकिन समहाउ ये ऐसा हो नहीं सका, और फिर ईरानियन जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया है पिछले 47 साल में। और आपने ये भी देखा होगा कि जब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे इंस्टॉलेशंस पे अमेरिका ने हमला किया तो उसने ईरानियन लोगों को अपने फ्लैग के पीछे खड़ा कर दिया। अगरचे वो लोग शायद रिजीम ईरानियन जो क्लर्जी है उसके साथ भी ना हो, लेकिन ईरानियन नेशनलिज्म बहरहाल अपनी जगह है, वो इंटैक्ट है, वो है। और दूसरा ये कि ये जब रिजीम चेंज की इनका हदफ तो है, लेकिन वो किससे रिप्लेस करेंगे बज़ाहिर तो इस वक्त कोई सामने नहीं है। वो क्राउन प्रिंस जो है रज़ा शाह, वो मेरे ख्याल में उन्होंने अभी तक कोई रोल प्ले नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी या इवन मेजॉरिटी भी ले पाए हैं ईरान के अंदर। फिर दूसरा जो है मुजाहिदीन खल्क, आपने देखा होगा वो बिल्कुल यानी मफकूद हो चुकी है लगता है, और वो इन एनी केस ईरान में पॉपुलर नहीं थी। तो इसलिए अब ईरान में अल्टरनेटिव भी हमारे पास कोई नज़र नहीं आता कि आप ये बताएं कि जी ये रिजीम चेंज करके इनको ले आएंगे। और ये जो रिजीम चेंज की जो टैक्टिक्स माजी में रही है, जैसे अफगानिस्तान में आप देख लें हामिद करज़ई को पैराट्रूप किया, फिर अशरफ गनी को, ये वो लोग थे जो जिन्होंने अपने पूरे लाइफ स्पैन में 2 मैन ऑफिस भी नहीं चलाया था, लेकिन उनको आपने ला के बिठा दिया। और वो उसका क्या नतीजा निकला? सो कॉल्ड जमहूरी दौर कहलाता था 20 साल का। ठीक है, तो आप समझते हैं वहां पे कोई ऑल्टरनेट ऐसी रिजीम है नहीं जो कि रिप्लेस कर सके। आसिफ दुरानी साहब, जो हिकमत अमली ईरान की है जिसमें उन्होंने कतर, UAE, बहरीन
इवन रियाद, वहां पर उन्होंने जो अमेरिकन बेसिस है उन पर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई वहां पर की है, और फिर उन ममालिक की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है। कतर ने कहा हम जवाब देने का हक रखते हैं, सऊदी अरब ने उसकी कंडेम की, मजम्मत की है। इस हिकमत अमली को कैसे देखते हैं? मौसर है या काउंटर प्रोडक्टिव? ये मेरे लिए हैरानगी का बात इसलिए है कि इन ममालिक ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वो अपने जो बेसिस हैं या अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे अमेरिका को। और और अमेरिका ने वहाँ से उन बेसिस से मेरे ख्याल में हमला नहीं किया। मेरी मालूमात मुकम्मल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर बेसिस इस्तेमाल हुए हैं तो वो एनिमी टेरिटरी बन जाती है, फिर ईरान हक बजानिब था उन पर हमला करने। लेकिन अगर नहीं हुए हैं, उसके बावजूद ईरान ने हमला किया है, तो मेरे ख्याल में ये ईरान ने गलती की है, और इसका जो है ये इनको ईरान को इसकी वजाहत करनी चाहिए। मीर जहाँ साहब तक अमेरिका के जी, बाकी एसेट्स हैं, वो जाहिर है वो उसको टारगेट किया जा सकता है। जी मीर साहब, ये आप बताइएगा कि इन ममालिक पर हमला करना, जबकि कहा जा रहा था बहुत सारी बेसिस वहाँ पे तो ऑलरेडी खाली करवाई जा चुकी है, या ये ममालिक भी अमेरिका को कह रहे थे आप रिस्ट्रेन करें, तो इन ममालिक में जहाँ पे अमेरिकन एयर बेसिस है वहाँ पर हमला करना आपके ख्याल में क्या एक मौसर हिकमत अमली है? देखें, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ईरान की तरफ से जो सऊदी अरब पर एक हमला किया गया है, ये इंतहाई गैर ज़रूरी और नामुनासिब था, और मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि ये ब्लंडर है। उसकी वजह ये है कि अभी कुछ ही अर्सा पहले चाइना ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बहुत से मामला तय करवाए, उसमें पाकिस्तान का भी रोल था। और फिर ईरान को ये भी ख्याल रखना चाहिए था कि पिछले साल जब इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, तो उसमें पाकिस्तान ने गैर एलानिया तौर पे जो ईरान की जो सुप्रीम लीडरशिप है, जो आला क़यादत है, जी, उसको बचाने के लिए बड़ा ही एक अहम किरदार अदा किया, जिसको अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया, और ईरानियों को भी पता है कि पाकिस्तान ने क्या किया। ईरान को यह भी पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा है। तो ये जो ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर हमला किया गया है, वहां पे बहुत ही महदूद तादाद में सिर्फ एक बेस पर कुछ अमेरिकी फौजी बैठे हुए हैं। उन पर हमला करना जो है वो पाकिस्तान को इम्तिहान में डालने के मुतरादिफ है, क्योंकि पाकिस्तान का और सऊदी अरब का आपस में एक डिफेंस पैक्ट है। तो मेरा ख्याल है कि ये आसिफ दुरानी साहब ने भी सही फरमाया है, ये ईरान की तरफ से इंतहाई गलत फैसला है, बल्कि मैं समझूंगा कि ब्लंडर है। इसमें इस सूरत हाल में गुस्से की बजाय हिकमत से काम लेना चाहिए, और बजाय के ईरान जो है वो मुस्लिम दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को अपना इत्तेहादी बनाए, अपना हमनवा बनाए, उसने एक बहुत ही अहम मुल्क जो है सऊदी अरब, उसको अपने खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो ये उनकी एक गलत स्ट्रेटजी है। ईरान को चाहिए कि आइंदा सऊदी अरब के खिलाफ इस किस्म की जारहियत ना करे। हाँ, बाकी जो ममालिक हैं मिडल ईस्ट में, वहाँ पर बड़े बड़े फौजी अड्डे मौजूद हैं, लेकिन जब तक कि ये सबूत नहीं मिलता कि उन ममालिक की एयर स्पेस भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, उन पर हमला करना जो है वो मेरा ख्याल है कि ईरान ने जो है वो अपनी जो डोमेस्टिक उसकी ज़रूरत है उसके तहत किया है, क्योंकि ईरान की जो इस वक्त हुकूमत है उसको अपनी आबादी के उस हिस्से की हमायत की भी ज़रूरत है, जो कि थोड़ी से इंतहा पसंदाना ख्यालात रखता है, जो ये समझते हैं कि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक जो हैं वो अमेरिका के और इसराइल के हमायती हैं, उनके आपस में खुफिया ताल्लुकात हैं, तो वो उनके भी खिलाफ हैं। शायद ईरानी हुकूमत ने उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सऊदी अरब पर भी हमला कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, और ईरान को मुस्तकबिल में इसका ख्याल रखना चाहिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी। और हामिद मीर साहब, पाकिस्तान के लिए ओवरऑल आपने अपने पहले जवाब में तो मुख्तसर बात की, लेकिन एक तरफ 48 घंटे पहले, यानी कि पिछले 2 दिन से हम पूरी कुव्वत से अफगानिस्तान में जो हुकूमत है या जो वहाँ पे उनकी प्रॉक्सीज हैं उनको जवाब दे रहे हैं, और फिर अब ये जंग शुरू हो जाना हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। बलूचिस्तान वैसे ही एक हॉट बेड है दहशतगर्दों का, और अगर वहाँ पे किसी किस्म का रिजीम चेंज होता है ईरान में तो उसका कितना यहाँ पे स्पिल ओवर होगा। पाकिस्तान के लिए बड़ी पेचीदा सिचुएशन है, और ख़ासतौर पे जैसे आपने कहा एक बात कि अगर ईरान में रिजीम चेंज हो जाता है तो फिर सब यही बातें कर रहे हैं कि क्या अब पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है? मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के बाद पाकिस्तान जो है वो हदफ होगा। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के बारे में बड़े अच्छे ख्यालात रखते हैं, पाकिस्तानी लीडरों की बड़ी तारीफें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर उस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो
सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की उस सोच के नुमाइंदा हैं जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हर सूरत में ख़त्म करना चाहती है, आज से नहीं कई साल से ख़त्म करना चाहती है। और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, इसराइल के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, इंडिया के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये ईरान जो है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के बाद या वहाँ पे रजीम चेंज के बाद वो पाकिस्तान में रजीम चेंज ना करें, कुछ भी ना, वो पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाएं कि भैया अब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म करें। और वो किसी भी सूरत में दुनिया में एक इस्लामी मुल्क जो है उसको न्यूक्लियर पावर के तौर पे नहीं देख सकते। लेकिन जहां तक ये जो आपने जिक्र किया कि इस वक्त जो हमने अफगानिस्तान में एक मुहाज खोला है, मेरा एक ख्याल है कि ये पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है। आप देखें इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन नरेंद्र मोदी जो है वो इसराइल पहुंचे और नेतन्याहू जो है उसने एक रीजनल कोऑपरेशन इलाकाई इत्तेहाद का ऐलान किया, तो उसके फौरन बाद जो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की गई, जिसमें कि एक जो गल्फ कंट्री है, एक खलीजी मुल्क है, उसकी गैर एलानिया हल्लाशेरी और तायद भी अफगान तालिबान को हासिल थी। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उनको तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान इतना भरपूर तरीके से जवाब देगा। मेरा एक ख्याल है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट को पहले से एहसास है कि इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहियत कर सकते हैं, जिसमें कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफगान तालिबान भी हिस्सा बन सकते हैं। सही। तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने वक्त से पहले ही अफगान तालिबान के उन तमाम बेसिस को तबाह बर्बाद कर दिया है, बल्कि उनका 32 किलोमीटर का इलाका जो है योब सेक्टर में, उस पर कब्जा भी कर लिया है, जहां से कि पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की जा सकती थी। तो मेरा एक ख्याल है कि अगर इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जारहियत करते तो उसमें अफगान तालिबान ने भी फायदा उठाने की कोशिश करनी थी, लेकिन अब वो इस पोजीशन में नहीं रहे। अब उनको चाहिए कि वो अपने बागराम बेस की फिक्र करें, क्योंकि ट्रंप की नजर बागराम पर भी है। सही है। आसिफ दुरानी साहब, एक तो इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि अब पाकिस्तान सिफाती तौर पे क्या कर सकता है जब ईरान में एक जंग छिड़ चुकी है, क्या रोल अदा कर सकता है? दूसरा कि क्या वाकई पाकिस्तान को भी थ्रेट है, क्योंकि ऑब्वियसली जो अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात हैं वो बहुत मुख्तलिफ है जो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात रहे, क्योंकि ईरान तो ऑब्वियसली एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस चला था, पाकिस्तान तो हमेशा एक अलाय रहा है। तो क्या पाकिस्तान को भी इस पे इस वक्त तशवीश होनी चाहिए कि क्या होगा अगर ईरान में किसी किस्म की रिजीम चेंज होती है? तशवीश तो इसलिए होगी कि ईरान हमारा डायरेक्ट नेबर है और इसलिए हमारे बॉर्डर में, फिर ये कि ईरान एंड बलूचिस्तान जो है वहाँ पे भी ट्रबल है और हमारे बलूचिस्तान में भी BLA एक्टिव है, ये एक हमारे लिए तशवीश का बात है। तो लेकिन इसमें ये एक बात है कि पाकिस्तान इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। हमारे इक़्तिसादी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक मिलिटरीली वी आर स्ट्रॉन्ग है ना, और उसका इजहार तो मई लास्ट ईयर हो चुका है और उसको जो है आलमी तौर पे एक्नॉलेज भी किया गया है। तो ये इस तरह इतना आसान नहीं होगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, फिर चाइना के साथ जो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसी तरह खत्े में बाकी जो ममालिक हैं वो एक है। हाँ, हमारे लिए अफगानिस्तान जो है एक सोर पॉइंट है, वो अब बन गया है और उसके लिए जो है जो इक़दाम लिए गए हैं वो भी एक वाज़ेह सबूत हैं कि पाकिस्तान जो है अब अगर तालिबान के ये गलतफहमी थी कि वो कुछ कर पाएंगे या हमें जो है जवाब दे सकेंगे या हमला करके उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि वो पावरफुल है, तो वो गलत, उनकी गलतफहमी उनको सामने आ गई है, उसको भी वर्ल्ड में एक्नॉलेज किया गया। फिर सिफारती सतह आपने जो बात की उसमें पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग है एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न। सही। जहाँ तक ईरान की बात है, पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह कर चुका है कि हम जो है खिते में अमन चाहते हैं। दूसरा ये कि मुज़ाकरात को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। ईरान जो है काफ़ी हद तक, जो खुद अमेरिकन सोर्सेज से खबरें आ रही थी कि ईरान अपने आप को ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की तरफ ले आया था, लेकिन अमेरिका जो है वो अपनी शराइत को बढ़ाता गया, जिसमें मिसाइल आ गया, प्रॉक्सीज की बात आ गई। सही। और लेकिन हतमी हदफ जो अब ज़ाहिर नज़र आ रहा है वो है रिजिम चेंज। तो ये चीज़ें ये है इसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इस किस्म की जो है डिसेप्शन होते हैं। सही। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि ईरान के पास अभी रिजॉल्व है, वो उनको टफ टाइम देगा। और इज़राइल के जो अपने आप को इम्प्रेग्नेबल समझता था आयरन डोम की वजह से, मुझे नहीं लगता कोई इस तरह इम्प्रेग्नेबल है। और ईरान ने इसमें मामले में अपने जो बाज़ जो मिसाइल हैं वो अभी यूज़ नहीं किए थे, जो इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं इजरायली सिस्टम में।
बहुत तो बहुत अभी शुक्रिया। देखिए ठीक, ये शुरू हुआ है जी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ दुरानी साहब और हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर फायरिंग के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से शुरू किए गए ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत पाक फौज की कार्रवाइयां दूसरे दिन भी जारी रहीं, जिनमें वफाकी वजीर इत्तेहाद अताला तारर के मुताबिक तालिबान रजीम के 331 एहलकार हलाक और 500 से जायद जख्मी हो चुके हैं, जबकि इन कार्रवाइयों के दौरान अफगानिस्तान में 37 मकामात को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया है। अताला तारर ने मजीद तफसीलात जारी करते हुए बताया कि ऑपरेशन गजब लिल हक के दूसरे रोज तालिबान की 104 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी गई हैं, जबकि अफगान फौज की 22 चेक पोस्टें पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा अफगान फोर्सेस के 163 टैंक और आर्म्ड गाड़ियां तबाह की जा चुकी हैं, जबकि कंधार में अफगान फौज के हेडक्वार्टर और नंगरहार में मोहम्मद धारा बेस को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जोब और मीरानशाह सेक्टर्स में भी अफगान चेक पोस्टों को तबाह कर दिया है, जबकि किला सैफुल्ला में पाक फौज ने अफगान फोर्सेस की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश को भी नाकाम बना दिया है। अहम बात यह कि पाकिस्तान की अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों के मुख्तलिफ कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान और TTP के मुख्तलिफ ग्रुप्स ने अफगान तालिबान की हिमायत में अपने साथियों को पाकिस्तान में हमला तेज करने की ताकीद कर दी है, जिसके बाद रात को पिशावर, बन्नू, हंगू और मीर अली के मुख्तलिफ पुलिस थानों और पुलिस चौकियों पर दहशतगर्दों ने फायरिंग और हैंड ग्रेनेड से हमलों की कोशिश की, जिसमें 10 के करीब पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान का दावा है कि उसने मुतादिद पाकिस्तानी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया और खोस्त और टांक में लड़ाई जारी है। अहम बात यह कि दुनिया के बेशतर ममालिक जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी पर जोर दे रहे हैं, वहीं अमरीका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान के तालिबान रजीम के खिलाफ हक दिफा की हिमायत और अफगान डिफेक्टो हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। सदर ट्रंप से कल जब पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी पर सवाल हुआ तो उनका कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छा कर रहा है, इसलिए वो मुदाखलत नहीं करेंगे। But I get along with Pakistan, as you know, very well. Very, very well. You have a great prime minister. You have a great general there. You have a great leader. That I think two of the people that I really respect a lot. And I think that Pakistan is doing terrifically well. इस पूरी सूरत पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर तलाल चौधरी ने। तलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तलाल साहब, तकरीबन 48 घंटे हो चुके हैं ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू हुए और हम देख रहे हैं कि आज रात भी, यानी कि गुज़िश्ता रात भी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कार्रवाइयाँ की गई, अब भी जारी हैं। ज़रा बताइएगा इस वक्त एग्जैक्टली क्या स्टेटस है? कुछ देर पहले जो अता तारर साहब ने बताया था उसमें उन्होंने कहा था कि अफगान तालिबान और उनकी जो प्रॉक्सी है TTP, उनके तकरीबन 331 अफराद अब तक मारे जा चुके हैं। देखिए, बिल्कुल जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो रोज इस पे अपडेट करते हैं और इसी तरह कल TGI SPR ने भी इस पे अपडेट्स दी हैं। इस पे मसला ये नहीं है कि उनकी कैजुअलिटीज कितनी हैं। हम उनके उस नेटवर्क को पूरा हर्ट कर रहे हैं या उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं जिस नेटवर्क से ऐसे दहशतगर्द या ऐसे नेटवर्क्स को मदद मिलती है जो कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करते हैं। और इसमें कोई एक तंजीम नहीं है, इसमें मुख्तलिफ नामों की मुख्तलिफ तंजीमें हैं जिसके फुटप्रिंट्स अफगानिस्तान में है और उसकी शिकायत जो है वो चाइना से लेकर मगरब तक, अमेरिका तक बहुत सारे ममालिक को है। तकरीबन तमाम हमसाया ममालिक जो कि अफगानिस्तान के हैं उनको इसी तरह की शिकायत है। और हम एक तो ये, दूसरी बात ये है कि ये जो कार्रवाई है ये इनको इनके बिहेवियर की चेंज के लिए की जा रही है ताकि ये एक रियासत का बिहेवियर अपनाए, ना कि एक ऐसा गुरीला माइंडसेट का बिहेवियर जो कि इनके अंदर रचा बसा इनके DNAs में चला गया है। ये रियासत बन ही नहीं पा रहे। अगर रियासत बनने का इन्हें मौका मिला है तो ना ये ख़वातीन को हकूक देते हैं, ना हमसायों का ख्याल करते हैं, ना आप अपने अंदर सबके लिए एक जैसा कानून है और अपनी सरजमीन को आज भी प्रॉक्सीज के लिए या आज भी प्रॉक्सी बनना पसंद करते हैं रियासत बनने की बजाय। तो इनके बिहेवियर चेंजेस के लिए हमने पहले तो यकीनन बातचीत की जो एक तरीकाकार, एक आइडियल तरीकाकार है। उसके बाद उसमें
बहुत सारे दूसरे फरीक भी, सालसी या आप कह सकते हैं तीसरा जी। फरीक भी आया, और उसके बावजूद जब ये नहीं हुआ तो आखिरकार फिर हमें ये इक़दाम उठाना पड़ा और इनका सलाल इस साहब, अब जो इनका बिहेवियर को बिहेवियर है चेंज कर। वो तो हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जैसे आपने कहा कि जिन ठिकानों से ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं उनको हमने मुकम्मल तौर पे तबाह करना है। लेकिन असेसमेंट क्या है हमारी कि ये क्या हम एक तवील जंग में एंटर हो चुके हैं जिसको हफ्तों महीनों लग सकते हैं या सिर्फ दिनों की बात है? क्या असेसमेंट है, कब तक ये मामला जारी रहेगा? देखिए शहजाद साहब, बिहेवियर बिल्कुल चेंज होगा। बिहेवियर जो ऐसी सुलझी हुई कौमें होती हैं, जिन्हें पता होता है कि रियासत के मतलब क्या है, वो वो तो बातचीत से उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसके बाद जब आप ज़िम्मेदारी लेते हैं, जब आप दुनिया से एग्रीमेंट करते हैं, दोहा एग्रीमेंट में क्या आपने वादा किया दुनिया से? कि आपकी सरज़मीन जो है वो प्रॉक्सीज़ के लिए, या आपकी सरज़मीन किसी के खिलाफ भी, किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो आप उस ना एग्रीमेंट को मानते हैं, ना आप का रियासत का जो बिहेवियर है वो आपके अंदर है, वो होगा, और ये आप देखिएगा आने वाले दिनों में किस तरह चेंज होता है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जवानों के गले काटे जा रहे हों, हमारे बच्चों पर हमले हो रहे हों, हमारे बाजार, हमारी इबादत गाहें महफूज ना हों, और हम बैठे सिर्फ एक बातचीत बातचीत करके उसका इंतजार करते रहे। बातचीत इनसे कई साल तक, कई लेवल्स पर, हर कोई तरीका इस्तेमाल किया गया, लेकिन आखिरकार फिर इनको जिस चीज की समझ आती है, जिससे इनका बिहेवियर माजी में भी बदला है और अब भी आपको बदलता नजर आएगा। अच्छा, मैंने ये पूछा था आपसे कि ये क्या हम जब इस जंग में दाखिल हुए तो हमें क्या ये अंदाजा है कि एक तवील जंग हो सकती है, या आपको लगता है कि नहीं एक शॉर्ट टर्म के लिए होगी? असेसमेंट क्या है हमारी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम तो एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो ऑलरेडी बड़ी देर से लड़ रहे हाँ, हैं। वो तो कंटिन्यूस और है। क्योंकि हम फ्रंट लाइन स्टेट हैं, जी। और हम पर हमले इसलिए होते हैं कि इसको हमें कमजोर किया जा सके, और जब पाकिस्तान कमजोर होगा तो ये दहशतगर्दी से फिर पूरी दुनिया महफूज नहीं रहेगी। दूसरा, हमारा फर्ज है कि हम अपने आप को, अपने लोगों को अमन दें। हम पिछले साल हमने कोई 70,000 आईबीओज ऑपरेशंस किए हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। हम पाकिस्तान के अंदर भी ये कर रहे हैं। उसके बाद यही काम हमने अब जो स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान में, वो एग्जैक्टली उन्हीं जगह पे की जहां पर उनके मास्टरमाइंड ट्रेनिंग सेंटर्स, हाइड आउट्स थी। और उसके बाद ये उन दहशतगर्दों के पीछे अफगान इंटरिम हुकूमत बिल्कुल पीछे खड़ी हो गई, और वाजे हो गया कि और उसके बाद आप अगला देखें, इन्होंने टीटीपी के सरबराह को बुलाकर, ये कोई मैं बात बगैर तस्दीक के नहीं कर रहा, बुलाकर कहा गया कि अब आप अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करें और पूरी दहशतगर्दी इनको बताएं। जी। यानी इनकी ये अपने आप को, ये चीजों को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे यूज करते हैं और ये अपना हथियार बनाते हैं। ये इससे पहले तो ये कहते रहे हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये पाकिस्तानी है, ये तो हमारे है दलाल ही साहब, नहीं। कल तो फिर हमने हम देखा है कि सोशल मीडिया पे तो जो टीटीपी के मुख्तलिफ स्प्लिंटर ग्रुप हैं उनके फतवे भी जारी हुए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि अब हम अफगान तालिबान का मुकम्मल साथ देंगे, और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि साथ तो एक दूसरे का वो पहले भी दे रहे थे। लेकिन इससे पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो मजीद कितना आपके ख्याल में उसमें शिद्दत आ सकती है हमलों में? कल हमने देखा कि पेशावर के 3 पुलिस स्टेशन या चौकियों पे हमले हुए हैं, बड़ी नौयत के नहीं थे लेकिन बहरहाल हुए हैं, हंगू में हुए, बन्नू में हुए। और इन फतवों के बाद आपको क्या लग रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी हमारी कितनी मुतासिर हो सकती है और हम कितना प्रिपेयर्ड है उससे निपटने के लिए? देखिए, एक तो बड़ी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है इस वक्त वफाक और सूबों की, और सूबों के तमाम अदारे, मैं समझता हूँ कि केपी, बलोचिस्तान की खसूसन जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो शाबाश के मुस्तहक हैं। वो बेहतरीन अंदाज से इस वक्त वफाक और सूबे इस जंग को लड़ रहे हैं, इस फर्ज को निभा रहे हैं। और बेशक कुछ देर के लिए हो सकता है कि चंद एक बिल्कुल वक्ती तौर पे इसमें सर जाए या ये ज्यादा हो, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये वो लोग जिनके पीछे ट्रेनिंग सेंटर्स थी, हाइड आउट्स थी, जिनके कारोबार थी, जिनकी वहां उन्होंने वहां बैठते थे, यहाँ से हमला करते थे, वहां जाकर वो आराम से रहते थे, फिर तैयार होके ताजा दम होकर आते थे, नए प्लान के साथ आते थे। आप देखिएगा कि इनकी कमर टूट जाएगी और आपको टूटती हुई नजर आएगी। अभी देखिए ना, बखर का जो एक धमाका था,
आप देखें कि एक खुदकश धमाका इस तरह किसी जगह पर, बेशक उसमें 2, 3, 4 जानें ज़ाया हुई और वो भी कोई कीमत उसकी भी अदा नहीं की जा सकती। जी। लेकिन नहीं तो ये करते क्या थे, ये हमारे जो अर्बन सेंटर्स के ऐसी जगहों पे करते थे जो कि बहुत हर्ट करता था और नुकसान बहुत ज़्यादा करता जी, था। ऑब्वियसली तो जब अभी इंटरसेप्ट इनको करेंगे जानी नुकसान होगा, लेकिन अगर ना करें तो उससे नुकसान और ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन मुझे ये बताइएगा 48 घंटे हमने जब उनके कई ठिकानों को तबाह किया है, तो क्या कहीं से कोई बातचीत का दरवाज़ा खुलने का इम्कान है? उनकी तरफ से कोई अप्रोच की गई है? क्योंकि कई ममालिक ने स्टेटमेंट दिए कि जो इस वक्त तनाव की कैफियत है उसको कम किया जाए। कुछ ममालिक ने सालिसी का किरदार अदा करने की भी पेशकश की है। हमने देखा अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के हक में बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो टेरिफिक काम कर रहा है। ईयू ने कॉल आउट किया है अफगानिस्तान को कि जितने भी आपके दहशतगर्द ग्रुप हैं उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करें। तो क्या कोई पेशरफ्त इस हवाले से अब तक नजर आई है तलाल साहब? देखिए, सफारती तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया हमारे साथ खड़ी नज़र आई है और किसी ने भी खुल के किसी ने भी अफ़गानिस्तान का साथ नहीं दिया। क्योंकि सारी दुनिया जानती है, यही दुनिया पहले अफ़गानिस्तान से बड़ी देर से शिकायत कर रही है। यूएन जो है, उस बात को ऑथेंटिकेट करता है कि यहाँ 2 दर्जन से ज़ायद मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि दुनिया भर में जगह कहीं ना कहीं ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं या ऑपरेट करते हैं। तो ये अभी इस बात का फैसला पाकिस्तान करेगा कि कब हमें बातचीत करनी चाहिए और किस मोड पे करनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे चैनल्स बैकडोर और बहुत सारे लेवल्स पे बातचीत करके देखी है, तीसरे फ्रीक के होते हुए भी देखी है, मुख्तलिफ फ्रीकों के होते हुए भी इंटरवेंशंस हुई हैं। लेकिन इस पे ये फैसला पाकिस्तान करेगा और हमारा फैसला एक ही है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी अब नहीं चलेगी। इसको अगर ये वहां अपने खिलाफ जो होने वाले इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप है उनसे तालिबान लड़ सकते हैं, तो ये टीटीपी, ये जमातुल अहरार और इस तरह के स्प्लेंडर ग्रुप्स को और बीएलए को क्यों नहीं रोक सकते? सो ये जानबूझ के ये सब कुछ था। आप कह रहे हैं हम कि इसका पाकिस्तान खुद अब अंदाजा ये लगा। डिसाइड करेगा कि हमने कब बातचीत करनी है या नहीं करनी है। पाकिस्तान में जो ऑपोजिशन जमाते हैं उन्होंने भी इस जो पाकिस्तान का ओवरऑल मौकिफ है इस दहशतगर्दी को लेकर उसको सपोर्ट किया है। चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी साहब का कल ये एक्स पर पोस्ट था जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हुए हैं, कोई भी मुल्क पाकिस्तान पर हमलावर होगा तो हम एक होंगे। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि डायलॉग का दरवाजा खुलना चाहिए और 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं, कबायली अवाम पाकिस्तान की, अफगानी अवाम और इसके अलावा अफगानी हुकूमत। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जो दहशतगर्दी का मामला है वो संजीदा है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें दुरुस्त है, लेकिन हमें मामलात को डायलॉग के जरिए हल करना चाहिए। तो ऑपोजिशन की तरफ से तो ये मुतालबा है कि डायलॉग को तरजीह दी जाए। तो क्या इस हवाले से कोई पेशरफ्त होगी या कोई और ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, डायलॉग उस वक्त होगा जब हमें नजर आएगा कि इनके बिहेवियर में चेंज आ गई है। इनको ये समझ आ गई है कि हमसायों के साथ कैसे रहते हैं और अपने वादे कैसे पूरे करते हैं, अपनी दुनिया के साथ जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं उन पर अमल दरामद कैसे करते हैं और जिम्मेदार हमसाया कैसे बनते हैं। मुझे शहजाद साहब ये बताएं, हमने इनसे मांगा क्या है? हमने कोई ऐसी चीज तो नहीं मांगी। पूरी दुनिया एक ही डिमांड कर रही है अफगानिस्तान से कि अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। हमने भी तो अमन ही मांगा है, हम तो इनसे और कुछ नहीं मांग रहे। और अगर ये नहीं दे पा रहे और ये हमसाया भी हैं और ये ज़हन से निकाल दें, हम कहीं से आए हुए नहीं हैं कि जो कुछ साल में चले जाएँगे। हम यहाँ सदियों से हैं और इंशाल्लाह ताक़यामत हैं। हम इनको किसी साइड पर लगाकर जा सकते हैं, हमने कोई आगे पीछे नहीं होना। ये किसी गलतफ़हमी में है। ये जो अपनी तारीख पढ़ाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो पाकिस्तान के बगैर वो नामुकम्मल है वो तारीख। और पाकिस्तान ये बताएगा कि अगर वो मशरिक में दुनिया की बड़ी मुआशी ताकत और एक एटमी ताकत को सीधा एक जवाब दे सकता है और सीधा कर सकता है, तो मगरब में ये लोग जो कि कई दहाइयों से जिनका डीएनए में गुरीलापन छुपा हुआ है, उसको भी हम सीधा करने के काबिल हैं और हम करके दिखाएंगे। और तलाल साहब उस तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान पे हमला करने के। इनफैक्ट सुबह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर और अफगान मीडिया वो ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान का एक फाइटर जेट उन्होंने गिरा दिया है और पायलट को कब्जे में ले लिया है। क्या इस बात में किसी किस्म की सदाकत है या ये उसी किस्म की क्लेम है जो इंडियन मीडिया कर रहा था कि लाहौर की बंदरगाह है और लाहौर की बंदरगाह पे हमने कब्जा कर लिया है? देखिए, हैं तो उन्हीं के शागिर्द हैं ना जी।
और बहुत सा दफा तो क्या कहते हैं, इंडिया का मीडिया ही इनके लिए काम कर रहा होता है, नैरेटिव भी बनाता है, इनके लिए वीडियोस बनाता है, इनके लिए सारी दुनिया को वहां से स्प्रेड करता है। तो उन्हीं को कॉपी करें। आपने वो पायलट की वीडियो देखी है? वो बेचारा आपको पायलट किसी जगह से भी लग रहा है। एक फर्द की जो वीडियो और वो क्लेम कर रहे हैं वो तो शायद शलवार कमीज पहना हुआ है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान की पायलट जो है शलवार कमीज में वो दिखा हुआ यानी है। शलवार कमीज पहन के कॉटन की कल्फ लगी हुई वो क्या कहते हैं जहाज उड़ा रहा था। मेरा मतलब है ये लोग ये भी उसी तरह के क्लेम्स हैं। हमारा मीडिया सबसे पहले तो इंडिया की जंग में सबसे पहली जीत उस वक्त हमारे मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मीडिया ने जीती। उसके बाद इसी तरह यहाँ पर भी हमारा मीडिया भी और हमारे अदारे भी, DGISPR ने जो इंडिया की जंग में जो फैक्ट्स दिए, कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो कि बाद में साबित ना हुई हो। और इसी तरह ही अब हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है या हमारी अफवाज की तलाल साहब, अब हमारे लिए DGISPR लेकिन कहते हैं। चैलेंज ये है कि इस जंग को शुरू हुए 48 घंटे हुए, लेकिन आज हमने देखा कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला हो गया। ईरान हमारा पड़ोसी है, वेस्टर्न बॉर्डर्स हमारे उनके साथ मिलते हैं। अब पाकिस्तान के लिए तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हदफ इसराइल का और अमेरिका का रिजीम चेंज है, और अगर इस किस्म की कोई हरकत होती है या इवन जो इस वक्त एक वॉलेटाइल सिचुएशन है उसमें बलूचिस्तान में मजीद जो वैसी हालात ख़राब हैं और स्पिल ओवर अगर होता है ईरान से, तो हम कैसे हैंडल करेंगे? मतलब इस वक्त पाकिस्तान का अगर ओवरऑल आप जोग्राफिया के तौर पे देखें तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं हमें। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें हमारा जो इस मसले पे जो हमारा मौक़िफ़ रहा है वो बड़ा वाज़ेह रहा है पाकिस्तान का। अभी भी हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारिजा है उनकी कोई बातचीत हुई है। हमारा जो फ़ॉरेन अफ़ेयर्स है वो इस पे डिटेल आपको अभी कुछ देर में अपनी स्टेटमेंट देगा। और यकीनन हमारा मौक़िफ़ जो है वो बड़ा पहले से बड़ा वाज़ेह है। उस पे अभी इस सूरत-ए-हाल पे मिनिस्ट्री जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्टर वो इस पे डिटेल स्टेटमेंट आपको देगा। लेकिन इसमें एक इशू ये भी आ सकता है ना तलाल साहब, अगर हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ और ममालिक, मुस्लिम ममालिक हों, जैसे पहले कतर और तुर्की ने कोशिश की सालिसी कराने की, वो वापस इसमें दाखिल हो, अफगानिस्तान पे अपना दबाव डाले, जो कतर मुआहिदा था, दोहा मुआहिदा था, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। लेकिन अब अगर दुनिया इस बड़ी जंग में मुलविस हो जाए, क्योंकि आज जब ईरान ने हमला किया है तो मुख्तलिफ GCC कंट्रीज़ पे जो US बेसिस थे वहाँ पर भी हमला किया है, तो शायद ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के जो हालात है उस पर से तवज्जो मुकम्मल हट जाए दुनिया की। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मामलात को हैंडल करने के लिए खुद काफ़ी हैं। और इंशाल्लाह ताला आप इसके लिए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। हम इनको ये जो इनका बिहेवियर है, जो इनका DNA में एक खराबी घुसी हुई है, जिसको ये रियासत बनने के बावजूद भी अपने DNA से नहीं निकाल पा रहे, ये इंशाल्लाह ये निकाल कर दिखाएँगे। और ये आपको बड़ी एक सुलझे हुए बेहतर हमसाये के तौर पे जब हमें महसूस होगा कि एक्ट करने के काबिल हैं, तो फिर इनसे हमारी डायरेक्ट भी बातचीत पहले भी होती रही है, पहले भी डायरेक्ट मामलात हल होते रहते हैं, अब भी हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं जो आप कह रहे हैं कि वैसा ही हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके ऊपर। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां इस वक्त श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान मैच जारी है। और ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट मैच इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान अगर ये मैच 65 रन से जीत जाता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और आज जो मैच जब आगाज हुआ तो टॉस जो है वो श्रीलंका ने जीता और पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी, और पाकिस्तान ने 212 रन स्कोर किए 8 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त श्रीलंका जो है वो चेस करने जा रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फिगर है पाकिस्तान के लिए इस मैच में वो है 147। अगर पाकिस्तान श्रीलंका को 147 रन तक रिस्ट्रिक्ट करता है तो पाकिस्तान फिर क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। और इस वक्त 1 विकेट गिर चुकी है श्रीलंका की 8 रन पर। और इंपॉर्टेंट बात यह कि आज बड़े चेंजेस किए पाकिस्तान ने टीम में। फखर, जिनको ज्यादा मौके नहीं मिले थे और जब मिला भी तो मिडिल ऑर्डर में चांस मिला, आज उन्होंने ओपन किया। साइम अयूब को ड्रॉप किया था और बाबर आजम को भी आज ड्रॉप किया गया। और नतीजा ये निकला कि जो पहले 95 बॉल्स थे पाकिस्तान टीम ने जो फेस किए 95 बॉल्स, उसमें पाकिस्तान ने 176 की पार्टनरशिप लगाई, कोई आउट नहीं हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली जब फखर जमान आउट हुए तो इसके बाद पाकिस्तान फिनिश उतना बेहतर नहीं कर सका और आखिरी 25 बॉल पे सिर्फ 36 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे। यानी कि पहले 95 बॉल पे 176 स्कोर किया और आखिरी 25 बॉल पे सिर्फ 36 रन बना सके 8 विकेट के नुकसान पे। बहरहाल
अभी भी पाकिस्तान के पास एक बेहतर मौका है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। राशिद लतीफ साहब साबिक टेस्ट कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है। राशिद भाई, पाकिस्तान का ऐसा लग रहा था कि कोई नजर नहीं आ रहा मुस्तकबिल इस टूर्नामेंट में, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण है और शायद अगर हम आखिरी 5 ओवर भी और बेहतर खेल लेते और 230-35 के आसपास पहुंच जाते तो बहुत ही बेहतर चांस होता पाकिस्तान का। जी जी, बहुत बेहतर चांस होता है। और ये चांस कल बना जब इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया और वो 3 पॉइंट पे रुक गए। और आज जिस तरह से टॉस जीत के श्रीलंका ने बैटिंग दी है और फखर जमान, नो डाउट साहबजादा अच्छा खेल ही रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन आज फखर जमान का था कि उनको हमने शुरू के 3 मैचेस खिलाए नहीं और उसके बाद मिडिल ऑर्डर 5 नंबर पे खेले, जो कि बहुत रेयर होता है उनके लिए। और जब आज मौका मिला उनको एज ए ओपनर तो उन्होंने 40-42 बॉलें लिए सिर्फ और 84 रन किए। 200 का उनका स्ट्राइक रेट था। जो रिक्वायरमेंट थी, जो सिचुएशन थी मैच की, जो कि सिनारियो बना हुआ है क्वालिफाई का, तो उसके लिए वो पूरा उतरे। और साहबजादा फरहान ने भरपूर साथ दिया, अपनी दूसरी सेंचुरी इस वर्ल्ड कप की बनाई है। और जी, और मेरे ख्याल से स्कोर अच्छा है और पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। आज उनकी टीम वैसे नहीं बैटिंग ऑर्डर खेल रही जिस तरह से खेलती है। बैट बॉलिंग भी हमने देखी आज, बहुत इधर उधर बॉलिंग की। पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया है और यहाँ से भी अगर हम यहाँ से क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। बहुत अच्छा चांस मिला है पाकिस्तान को सेमीफाइनल। सिकू भाई, बेहतरीन चांस है लेकिन ये और बेहतर हो सकता था। साहबजादा फरहान रिमार्केबल टूर्नामेंट हाईएस्ट वो स्कोरर बन गए किसी एक सिंगल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के। उन्होंने विराट कोहली का 319 का रिकॉर्ड आज तोड़ा, दूसरी सेंचुरी अपनी बनाई है 60 बॉल पे। लेकिन फखर जमान 42 बॉल 84, लेकिन इसके बाद नाफे ने 3 बॉलें खेली, 2 रन बनाए, शादाब ने 5 बॉल पे 7 रन, नवाज 1 बॉल जाया, सलमान 2 बॉलें जाया, शाहिन शाह अफरीदी 2 बॉल पे 4 रन। इसके बाद कैरी नहीं कर सके, वहां पे स्ट्रेटेजी का फुकदान नजर आ रहा था। साहिबजादा फरहान सेट बैट्समैन थे, बजाय इसके कि नए बैटर आते मारने की कोशिश करते, सिंगल लेके स्ट्राइक देनी चाहिए थी, वो नहीं कर सके बैटर। और साहिबजादा खुद भी आखिर में थोड़ा सा स्लो हो गए, शायद स्ट्राइक ज्यादा नहीं मिल रही थी उनको। मेरे ख्याल से शहजाद आपको वहां कोच होना चाहिए, इसलिए कि जो बातें आप कर रहे हैं ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। हर किसी प्लेयर को, कोच को, कप्तान को ये बात पता होनी चाहिए जो बात आपने की है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो उधर आपको कोच होना चाहिए। तो ये इट वाज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। एक लड़का सेट खेल रहा है, कोई भी नया जाकर बल्ले नहीं चला सकता, तो बहुत उनकी ये गलती थी। मेरे ख्याल से नाफे को तो मैं जानता ही नहीं, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि मुझे नाफे का नहीं पता वो कौन है, क्या है, कहाँ से आया। ना डोमेस्टिक क्रिकेट खेली ना कुछ खेला, उसको लेकर आ गए और इतना बड़ा स्टार बनाया हुआ है कि वो इतना महंगा बिक रहा है। आई डोंट नो, मतलब बगैर कुछ किए हुए, अल्लाह करे आगे जाकर करे तो फिर हमें कुछ शायद नजर आ जाए। उसकी जगह मेरे ख्याल से नाफे की जगह या तो आप शादाब को भेजते या फिर आप नवाज को भेजते, जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर थे और वो पुराना खेलते हुए आ रहे थे। तो वो हो सकता है जो आप जो स्ट्रेटेजी बता रहे हो जो कि अप्लाई होनी चाहिए थी वो अप्लाई हो जाती, और मगर वो हुई नहीं। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था 250 का टारगेट अल्लाह करे हो जाए तो ये काम बन जाता, मगर अभी भी वक्त है, हमने आउट करने हैं। अभी हमने रन बचाने वाली तो कोई फार्मूला काम नहीं आएगा। वी हैव टू टेक विकेट्स, सो लेट्स सी कि क्या करते हैं। और ऑब्वियसली श्रीलंका तो ये चाहेगा कि वो 212 चेस करके मैच जीते, वो कोशिश कर रहे होंगे। हम चाह रहे हैं कि 147 पे रिस्ट्रिक्ट करें, तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह की इनिंग खेलते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो तीसरे ओवर में एक छक्का भी लग चुका है शाहीन को और एक चौका भी पड़ चुका है। लेकिन राशिद लतीफ साहब, ये जो बड़े मुश्किल फैसले करने होते हैं, क्या वजह है हम टूर्नामेंट के आगाज में नहीं करते हैं, जब आप जैसे लोग बता रहे होते हैं कि क्या बेहतर नंबर होगा, बाबर जैसे बैटर को आप 4 पे नहीं खिला सकते। इस टूर्नामेंट में हमने देखा नमीबिया के साथ जब हम अच्छा खेल रहे थे, रन रेट अच्छा था, तब भी आपने बाबर को नहीं भेजा क्योंकि उस वक्त आपको चाहिए था कि कंटिन्यूटी और एक जो मोमेंटम है बरकरार रहे। आज बड़ा मैच था, आपने अपने स्टार बैटर को बिठा दिया, यानी कि ये साबित करता है कि टीम मैनेजमेंट को खुद पता है कि हमारी ये हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी, लेकिन जब सर पे पड़ती है तो फिर आप वो फैसले कर रहे होते जिसका आप लोग पहले से जिक्र कर रहे होते। क्या वजह है इसकी? देखिए, उनकी तो सिलेक्शन गलत हुई। अगर 4 नंबर पे खिलाना ही था तो उनकी सिलेक्शन बनती नहीं थी। और आज जाहिर सी बात है, आपको एक टारगेट था 200 प्लस रन करने, अगर पहली बैटिंग करनी है और अगर चेज करना है वो 10 ओवर या 13 ओवर में करना है, तो बाबर का बनता ही नहीं था। और जो टीम खिलाई, मेरे ख्याल से टीम ठीक थी, क्योंकि आपने तो 6 बॉलर खिलाई दिया ना ऑलरेडी। इसमें सलमान अली आ गए, इंक्लूड नहीं कर रहा मैं, उसमें नसीम भी आ गए, शाहीन भी आ गए, शादाब भी आ गए और नवाज भी आ गए, वो दोनों हमारे लेजेंड आ गए।
उस्मान तारिक एंड अबरार, तो आपको यहाँ से तो 120-130 पे फारिग कर देना चाहिए। पेसर से बॉलिंग बहुत लंबी मेरे ख्याल से करा दी, अभी पीछे शायद मैच चल रहा है, तीसरा ओवर भी पेसर से करा दिया। स्पिनर से फौरन लेके आके अटैक करे, आउट पे जाए, देखे आउट ऐसा पे ना जाए, हो रन आज भी नहीं उस्मान रोकना। तारिक को हम 8वें या 10वें 12वें ओवर तक संभाल के रखें कि शायद इसके कहीं डिपॉजिट कराएंगे, बेहतर रिटर्न मिलेगा इसके ओवर्स का हमें। नहीं नहीं, स्पिनर फौरन लेके आ जाए, देखें आपके पास इतने सारे चॉइस है ना, सारे राइट आर्म लेफ्ट आर्म सब कुछ है, चाइनामैन आपके पास, फ्रांसमैन, सभी तो खेल रहे हैं, तो किसी को भी ट्राई कर सकते हैं और गेम को स्लो करें, पेस से नहीं, स्लो करके आउट करें, आउट से ही उनकी विकेटें गिरेंगी और मैच जल्दी खत्म होगा। राइट, तो जो तीसरा ओवर है वो काफी महंगा साबित हुआ है, इसमें 15 रन जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने दिए। अब देखते हैं कि क्या स्पिनर्स को लाकर कोशिश की जाती है विकेट्स लेने की। लेकिन सिकू भाई, आज तो मैनेजमेंट खुद ये बता रही है ना चीख चीख के कि अगर आपने 200 रन बनाने हैं तो बाबर आजम की टीम में जगह नहीं बनती, तो फिर उनको सेलेक्ट ही क्यों किया गया, और अगर सेलेक्ट किया गया तो चौथे पे क्यों रखा गया? यस इकबाल, अगर हम ये वाली बातें ना आज के मैच के बाद करें, इसलिए कि ये बात हम बहुत पहले कर चुके हैं और मैं तकरीबन कोई 1 हफ्ता पहले मैंने सारा ब्लेम जो है माइक हैसन पे डाला था कि कोई शख्स माइक हैसन की बात नहीं कर रहा। बैट्समैनों की बात कर रहे हैं आप लोग, बॉलर्स की बात कर रहे हैं, कप्तान की बात कर रहे हैं, भाई एकदम मेन पर्सन इज माइक हैसन, उसके लिए कोई किसी ने बात नहीं की। तो वी हैव टू वेट एंड सी कि आज का रिजल्ट क्या होता है, देन वी विल टॉक अबाउट हिज सिलेक्शन कि उसने क्यों किस तरह, क्या हर मैच में हमें 200 रन की जरूरत नहीं थी, क्या आज ही के दिन हमें 200 रन की जरूरत थी कि उसने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया? हर प्रोग्राम में हम कहते हैं, हर प्रोग्राम में हम सब कहते हैं कि खुदा के लिए जो बाहर बैठे हैं उनको चांस दो, ताकि आप एक कोई अच्छा फॉर्म वाला बंदा देखें। आपको फॉर्म ढूंढनी होती है। जितने प्लेयर गए पाकिस्तान की टीम में इस वक्त सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, किसकी फॉर्म लगी हुई है, किसकी लक चल रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है देखना। एक शख्स बल्ले पे बॉलिंग नहीं आ रही है, हिट ही नहीं हो रही, आप उसको मुसलसल खिलाए जा रहे हैं, 4 पे भेज रहे हैं जो उसका नंबर ही नहीं है। बिल्कुल, और टाइम के लिए हम बार बार कह रहे थे, खैर वो सारी चीजें हम बाद में करेंगे। अभी हमें ये दुआ करनी है कि किसी तरह हमें विकेटें मिले। और जो भी राशिद ने बात की है, बड़ी वैलिड पॉइंट है कि हमें फौरन अगला ओवर, देखें वो नसीम से करा रहे हैं, अब नसीम से आप तेज बॉलर से नहीं कराएं, आप चेंज करें ना, आपको विकेट चाहिए, 26 रन तो हो गए, मतलब पावर प्ले में हमें रिस्क लेना चाहिए उस्मान तारिक को लाने का, या वेट करें कि पावर प्ले खत्म हो फिर लेकर आए? नहीं, देखें पावर प्ले जो होता है एक लालच होती है, लालच ये है कि 2 लड़के से बाहर हैं, बाकी पूरा ग्राउंड खाली है, तो बैट्समैन की कोशिश होती है कि मैं उस पर लूटूं, तो उस पे जो है आपको अपने ऐसे स्पिनर्स लेके आने चाहिए, ऐसे बॉलर जो कि थोड़े से ट्रिकी हैं, जिनको थोड़ा लोग समझ नहीं पा रहे। तो फिर हमारे लिए जो ट्रम्प कार्ड है वो अबरार और ऑब्वियसली उस्मान तारिक है ना। इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त सोच रही है कि वो क्या करता है। इस वक्त 4 महीने के बाद वो सब खत्म हो जाएगा, मगर अभी इस वक्त सब सोच रहे हैं कि उस्मान तारिक क्या है, कैसी गेंदें करता है, क्या करता है, तो वो उसको लेकर आए ना। और एक राशिद भाई, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, ये पहला मैच है जहां हम 4 फ्रंटलाइन बॉलर्स खिला रहे हैं, जिसमें शाहीन है, नसीम शाह है, उस्मान तारिक है और अबरार है। इससे पहले तो हमने ये भी देखा है कि हम 2 फ्रंटलाइन बॉलर्स खिलाते हैं और 4-5 हम ऑलराउंडर्स या पार्ट टाइमर्स खिला रहे होते हैं, लेकिन किसी टीम में हमने ये नहीं देखा कि कॉन्फिडेंस ना हो कि आप अपनी बैटिंग, अपनी पूरी लाइनअप पे 4 तो कम से कम मेन बॉलर्स खिलाएं। जी बिल्कुल, इसमें अगर तेज बॉलर कर भी रहा है ना तो फिर अटैकिंग मोड पे रहेगा, वो ना शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल नहीं करेगा, आगे करेगा, बड़े रन बने, विकेट चाहिए होती है, नसीम हो या शाहीन। और आज जो बॉलिंग है वो पूरी बॉलिंग खेल रही है, आपके पास 2 पेसर पूरे पेस वाले खेल रहे हैं, आपके पास दोनों स्पेशलिस्ट स्पिनर खेल रहे हैं, और सबसे ज्यादा साल में जो विकेट लिए हैं मोहम्मद नवाज वो खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शादाब स्पिनर्स में वो खेल रहे हैं, तो अब रह क्या गया, ये 120-130 करने चाहिए ना, शाहीन की भी 100+ विकेट्स है, तो बॉलिंग तो हमारी पूरी खेल रही है, हमें प्रॉब्लम अपनी बैटिंग से था, बैटिंग ने अपना काम पूरा कर दिया, 10-15 रन चले आप कह सकते हैं हो गए नहीं हुए, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान को अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए। और राशिद भाई, फखर जमान जिन्होंने ओडीआई में तो काफी ओपन किया है, T20 में इतने मौके नहीं मिले, क्योंकि पहले 2-3 साल तक हम देखते रहे कि रिजवान और बाबर जो है वो ओपन करते थे, फिर साइम आ गए, लेकिन जब हमने उनको यूज किया, जैसे मुझे याद है एशिया कप के फाइनल में जो हमने तकरीबन 10 ओवर में 90 बना लिए थे, वहां पे भी फखर को हम बिठा के बेंच पे फिर लेकर आए थे, या फिर वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे हम ऊपर लेकर आए, वहां पे भी अच्छा परफॉर्म किया, बड़े मैच में बड़ा परफॉर्म किया है, लेकिन कंसिस्टेंटली T20 में उनको मौके नहीं मिले एज एन ओपनर। जी T20 में थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड भी वैसा नहीं है जिस तरह की वनडे का रिकॉर्ड है इनका, 45+ इनकी अभी 10 से ज्यादा सेंचुरीज हैं, लेकिन उनके नंबर बहुत शफल हुआ है, अगर आप देखें इनका T20 में
लेकिन फिर भी जो क्रंच मैच होता है उसमें रन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2021 के सेमीफाइनल में भी आखिर में 50 रन किए थे, रन करते हैं ये। लेकिन आज देखें इनके साथ शुरू के 3 मैचेस ड्रॉप होने के बाद 2 मैचेस आप मिडिल में खेले, फिर उसके बाद दोबारा क्रंच मैच है, डू एंड डाई है हमारे लिए, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म नो डाउट शारजाद अफरान ने सेंचुरी जरूर की है, लेकिन आज के जो हीरो थे वो हाँ, फखर मेन रहमान स्ट्राइक थे। रेट उनका 200 और का ये है जी। मेन स्ट्राइकर थे वो। और मेरे ख्याल से माइक हैसन को भी एहसास हो रहा है, जो सिक्कू भाई जो बात की, और काफी अरसे से सिक्कू भाई बात कर रहे हैं माइक हैसन की, और उसने ही हमारी टीम को मेरे ख्याल से नंबर सिर्फ आगे पीछे करके टीम में जान जो तो नहीं है कि एक टीम में जान है, खत्म कर दी। उसमें अगर बाबर 4 आ गए, फखर 5 आ गए, उस्मान 6 आ गए, फिर सलमान अली आ जी गए, नंबर 3 आ गए, आज देखें सब नीचे सब गायब हो गए। सही। एक और क्विक, आपका रिजल्ट सामने ठीक है आपका रिजल्ट सामने आ गया। सिक्कू भाई, एक क्विक कमेंट साहबजादा फरहान पे, दूसरी सेंचुरी, आज भी 100 रन बनाए, आई मीन कमाल परफॉर्मर है और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कहेंगे उनकी बैटिंग पे? उनके गुरु अहमद शहजाद साहब आज नहीं है पैनल पे, वरना उनसे मैं पहले सवाल कर लेता इस बारे में, बट आप क्या कहेंगे? देखो, हर लड़के का जो हर क्रिकेटर ये है कि ये फरहान जो है सारी जिंदगी इसी तरह रन्स नहीं करेगा। हर एक का अच्छा और बैड पैच आता है। जी। कभी आप अच्छा करते हैं, कभी आप बुरा करते हैं, ये सब चलता है। इस वक्त उसका बहुत अच्छा मतलब टाइम चल रहा है। ही स्कोरिंग रन्स, उसके बल्ले पे गेंद आ रही है, एक्सेलेंट। हो सकता है कि अगला सीजन जब शुरू हो, किसी और टूर्नामेंट शुरू हो, तो उसको किसी चलिए, और मेरे की पास नजर वक्त हो। बिल्कुल खत्म हो चुका है और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कहा जाता है जब पर्पल पैच उसको फुली यूटिलाइज करना चाहिए और साहबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में किया है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत देर ना कर दी हो और आज का मैच अगर हम जीत जाए तो एक और मौका होगा। आई होप वी होप इट्स नॉट टू लेट, लेट्स होप एंड प्रे दैट पाकिस्तान विंस दिस मैच। आज के शो में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।